फिलिस्तीन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध का एक बड़ा कारण ये तस्वीरें भी है। जब भारत की संसद में इजराइल के खिलाफ जय फिलिस्तीन के नारे गूंजते हैं, तब इजराइल की संसद में जय भारत की गूंज को सुना गया और इजराइल ने भारत के साथ अपने रिश्तों को व्यापक, अटूट, अटल, स्थायी, भरोसेमंद बना लिया है। यह दृश्य इजराइल की उसी संसद के हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नेसेट में 32 मिनट लंबा भाषण दिया और वो ऐसा करने वाले भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बन गए। यह भाषण इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। बिना हिचक आतंकी संगठन का नाम लिया। यह कहा कि भारत इजराइल के दर्द को महसूस भी कर सकता है और कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों ने इजराइल के उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया जिन जख्मों को दुनिया ने पूरी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश की। पूरी दुनिया में गाजा पर सैन्य हमले करने के लिए इजराइल की तो खूब आलोचना हुई, लेकिन इन हमलों से पहले हमास ने इजराइल के लोगों का जिस तरह से खून बहाया था, उस पर किसी ने चिंता हमदर्दी नहीं जताई और किसी ने ऑल आइज ऑन इजराइल नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करके इजराइल को अपना समर्थन दिया। हमने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पर हमारा कड़ा रुख कभी नहीं बदलेगा। इजराइल की इसी संसद में प्रधानमंत्री मोदी को नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से भी सम्मानित किया गया और वो इस सम्मान को पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने। इसके जरिए इजराइल ने यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजराइल के रणनीतिक संबंधों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो असाधारण है। देखिए, आज भले हमारे देश के कुछ नेता फिलिस्तीन को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हों, लेकिन सच यही है कि प्रधानमंत्री दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक में गए हैं जिन्हें फिलिस्तीन और इजराइल, अगर आप देखें एक नेता के तौर पर, तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। साल 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के दौरे पर गए थे, तब पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया था, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा जाता है। और फिर बीते दिन इजराइल ने दिया। अब इजराइल की संसद ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया है। यहां राजनीति करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जब साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इजराइल का दौरा नहीं किया था और उस वक्त हमारे देश में एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वेस्ट बैंक जा रहे हैं तो वो इजराइल भी उनको जाना चाहिए, क्यों नहीं इजराइल भी जा रहे हैं। लेकिन आज ऐसे नेताओं की लाइन बहुत लंबी है जो इस बात पर दुख जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इजराइल दौरे पर गाजा या वेस्ट बैंक क्यों नहीं गए। पिछली बार जब गाजा वेस्ट बैंक गए थे तो इजराइल नहीं गए थे। भारत तय करेगा। इस सवाल का सही जवाब यही है कि अब हम फिलिस्तीन और इजराइल में से किसी एक को नहीं चुनना चाहते, बल्कि अब हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ परस्पर रिश्ते रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट बैंक जाते हैं तो वो फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, और जब वो इजराइल जाते हैं तो वो इजराइल के साथ अपने सामरिक रिश्तों को मजबूत करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं। और अब हम दोनों रिश्तों को साथ मिलाकर पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते। आज आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिनमें इजराइल के सांसदों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखी और वहां मौजूद हर नेता यही कह रहा था कि मोदी एक शानदार नेता है, इजराइल उन्हें बहुत पसंद करता है। देखिए,
और ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी दूसरे देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी लोकप्रियता नजर आई है। साल 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था, तब भी अमेरिका के कई सांसदों ने उन्हें सेल्फी और ऑटोग्राफ के लिए इस तरह से उनके पास चले गए थे। उस वक्त भी इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में काफी चर्चा हुई थी। ये जरूर निर्भर करता है कि चाहे वो इजराइल हो, जहां पर विपक्ष के कई नेता वॉकआउट कर गए, या फिर अमेरिका, जहां पर कई जो प्रतिद्वंदी हैं, वहां पर विपक्षी पार्टियां हैं, वो कई बार विरोध भी करती हैं। लेकिन ये भी तय है कि जो सांसदों का, नेताओं का हुजूम उनके साथ फोटो खींचना चाहता है, उनके साथ दिखना चाहता है, उनकी ज्यादातर वहां पर लोकप्रियता दिखाई देती है। कल भी इजराइल की संसद में ऐसे ही दृश्य देखने को मिले और ये दृश्य यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा वक्त में दुनिया के शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो दूसरे देशों के नेताओं में भी इतने ज्यादा लोकप्रिय है। वैसे इस लोकप्रियता को आप एक और खबर से महसूस कर पाएंगे, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जब आप बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिनके इंस्टाग्राम पर कुल फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गई है। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, मतलब 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है, यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिनके 1 करोड़ 61 लाख फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे तो लगता है अगर आप ये 3-4 मिला लीजिए, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 32 लाख, इन चारों को मिलाकर भी आप प्रधानमंत्री का कद नहीं छू सकते हैं। मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर जो लुला डे सिल्वा ब्राजील के हेड है 1.44 यानी 1 करोड़ 44 लाख, इन सब को जोड़ दीजिए तब भी 10 करोड़ का नंबर नहीं आता है। उसके बाद है रेसेप एर्दोआन, जो कि तुर्की के हेड है, 1 करोड़ 16 लाख। उसके बाद है नायब बुकले, जो कि एल साल्वाडोर के हैं, वो 1 करोड़ 15 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद जेवियर मिलाई हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उनके 64 लाख फॉलोअर्स हैं। 61 लाख फॉलोअर्स हैं इमानुएल मैक्रो के, और 56 लाख 81 हजार फॉलोअर्स हैं जॉर्जिया मेलोनी के, जो कि इटली की हेड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए प्रधानमंत्री का जो कद है, वो दिखता है कि जो दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर है, 5वें पायदान पर, उन सबको भी जोड़ लीजिए तो प्रधानमंत्री का 10 करोड़ का नंबर नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता का स्तर तब हासिल किया है जब वो पिछले 25 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। पहले वो 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और इसके बाद 2014 से आज तक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इतने सालों में कई बार नेताओं की लोकप्रियता कम होने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग ही लीग बनाई है। इस लीग में अभी दुनिया का कोई भी नेता उनके आसपास नजर नहीं आता। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, तब पहले ही दिन उनके फॉलोअर्स की संख्या 70,000 को पार कर गई थी। ये पहले दिन की, जब हम साल 2014 की बात कर रहे हैं, तो 70,000 को पार कर गई। इसके बाद साल 2019 में आइए, जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब यही फॉलोअर्स 3 करोड़ हो गए। और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब यही फॉलोअर्स बढ़कर 8 करोड़ 30 लाख हो गए थे। और उसके बाद फरवरी 2026 में आज यही आंकड़ा, आप सोचिए, लगभग 1 साल के अंतराल में वो 10 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये देखने और चाहने की जो उत्सुकता लोगों में है, वो किस तादाद में इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता उनके फैसलों, उनकी नीतियों, उनके विजन से बनी है, और इस विजन को आप इन 2 तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। इनमें एक तस्वीर दिसंबर में भारत के दौरे पर आए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की है। और ये दोनों वो देश हैं जिन्हें अब तक अलग थलग करके रखा गया। यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने 26,000 प्रतिबंध लगाए। 26,000 प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए रशिया पर। और गाजा युद्ध के कारण मुस्लिम देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी देश पहला काम यही करता है कि वो अलग थलग पड़े इन देशों से दूरी बनाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे पर जाकर एक कड़ा, एक स्पष्ट संदेश दिया है।
और वो संदेश ये है कि भारत के हित के लिए जो जरूरी होगा वो हम सब करेंगे। आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक ही गाड़ी में सफर किया और यह भी बताया है कि भारत की कूटनीति में अब ऐसा संतुलन है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दुश्मन देश जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ भी एक ही गाड़ी में सफर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी कारपूल वाली कूटनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उन्हीं के भारतीय परिधान में नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लिखा है कि इस भारतीय परिधान से उन्होंने डिनर पर हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चौंका दिया, जबकि पीएम मोदी ने कहा कि यह पूरे भारत के लिए सम्मान की बात है। देखिए Near to the flags. Near to the flag. प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारतीय परिधान में नजर आना हमारे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग इन तस्वीरों को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं? जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इसे नेहरू जैकेट बता रहे हैं, जबकि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इसे मोदी जैकेट बता रहे हैं। लेकिन इसके बारे में असली इतिहास क्या कहता है, आज आप उसे भी देख लीजिए। असल में भारत में क्लोज्ड नेक कोट यानी बंद गले के कोट और जैकेट पहनने का परिधान अचकन से आया, जिसका विकास मध्यकालीन भारत यानी मुगल काल में हुआ था। उस दौर में अचकन शेरवानी से अलग परिधान होता था, जिसमें कोट या जैकेट की लंबाई घुटनों तक भी होती थी और ये पूरी बाजू के फुल स्लीव वाले होते थे। लेकिन इसके बाद 20वीं सदी में अचकन के स्वरूप को बदला गया। भारत में प्रिंस कोट काफी मशहूर हुआ। ये वही प्रिंस कोट था जिसे 1930 के दशक में जोधपुर की पोलो टीम ने अपनी यूनिफॉर्म भी बनाया था, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद 1940 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी तरह की जैकेट पहनने लगे और जब वो कई देशों में इसी परिधान में नजर आए तो उनके जैकेट को नेहरू जैकेट का नाम दिया गया। हालांकि पंडित नेहरू जो जैकेट या कोट पहनते थे वो ज्यादातर फुल स्लीव्स वाले, पूरी बाजू वाले होते थे। पश्चिमी देशों में इसको कई बार इंग्लिश कोट से भी जोड़ा गया। साल 1964 में जब वोग मैगजीन में पंडित नेहरू की इसी जैकेट में तस्वीर प्रकाशित हुई, तब इस जैकेट को उन्हीं के नाम से नेहरू जैकेट की पहचान मिली और उस दौर में मशहूर फैशन डिजाइनर पेरे कार्डन, ओलेग कसीनी, गिलबर्ट फ्रू और डोमेनिको कारासेनी ने नेहरू जैकेट से मिलते जुलते कुछ ऐसे ही डिजाइन बनाए जिन्हें मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स, मशहूर गायक सैमी डेविस जूनियर और स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी ने पहना और दुनिया इसे नेहरू जैकेट कहने लगी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुर्ते के ऊपर आधी बाजू के ये जो बंद गले की जैकेट है वो पहनना शुरू किया, जिसे पहली बार मोदी जैकेट तब कहा गया जब 2018 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन ने यह बताया था कि उन्हें भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट काफी पसंद आई थी। और इसके बाद जब ये जैकेट प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे के रूप में मून जे-इन को दक्षिण कोरिया भिजवाई तो उन्होंने इसे मोदी जैकेट कहा और यहीं से ये जैकेट मोदी जैकेट के नाम से दुनिया में चर्चित हो गई, जिसका हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं। अब हमारे देश में इस पर भी खूब राजनीतिक टकराव होता है। कांग्रेस के समर्थक नेहरू जैकेट कह रहे हैं, बीजेपी के समर्थक मोदी जैकेट कहते हैं। तो बस एक वजह चाहिए आपस में टकराने की। खैर, इस राजनीति के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी जेरूसलम के होलोकास्ट मेमोरियल पहुंचे, जिसे जर्मन तानाशाह हिटलर के शासन में मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया। इसके बाद भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें यह तय हुआ कि भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब इजराइल में भी भारतीय मूल के लोग और पर्यटक इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी बैठक में यह तय हुआ
कि भारत और इजराइल के बीच बहुत जल्द ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा और रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में भी दोनों देश आपसी साझेदारी को बढ़ाएंगे। सबसे दिलचस्प ये तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की मशहूर टेलीविजन सीरीज फौदा की स्टारकास्ट से मुलाकात की और ये वही टीवी सीरीज है जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स आतंकवादियों के खिलाफ नए नए और खतरनाक ऑपरेशंस चलाते हैं। दुनिया भर में मशहूर है ये फौदा टीवी सीरीज और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेल्फी को पोस्ट किया तो उन्होंने यही लिखा कि सौभाग्य से इस मुलाकात में उन्हें सिर्फ सेल्फी लेनी पड़ी, कोई अंडर कवर काम नहीं करना पड़ा। फौदा की स्टारकास्ट को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये स्टारकास्ट रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ में भी हीरो से कम नहीं है। साल 2023 में जब इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी तब इस टीवी सीरीज में काम करने वाले एक्टर इदान अमीदी इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने चले गए थे और इस युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उस वक्त हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने यह पूछा था कि क्या भारत का कोई भी एक्टर अपने देश के लिए दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ने जा सकता है, क्या ये भारत में संभव है? दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने इतिहास में कल्पना की हो कि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने भी मजबूत हो सकते हैं। भारत तो वो देश था जो खुलकर ये कहता था कि दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं होना चाहिए। साल 1920 से 1948 के बीच जब फिलिस्तीन का भूभाग ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में था तब भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि उसे फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए। उस वक्त महात्मा गांधी ने भी 26 नवंबर 1938 को अपने हरिजन अखबार में इजराइल देश बनाने का विरोध किया था और यह कहा था कि जैसे अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड है वैसे ही अरब के मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को बसाना सही नहीं होगा। लेकिन भारत और उसके जैसे कई देशों के विरोध के बावजूद ब्रिटेन ने साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इनमें एक फिलिस्तीन देश कहलाया, दूसरा इजराइल देश बना। यह भी तब हुआ जब इससे कुछ महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को भी 2 हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान नाम का देश बना दिया था। सोचने वाली बात यह थी कि भारत के उस समय के नेताओं ने अपने देश के विभाजन को किस तरह से स्वीकार किया, लेकिन फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध हुआ था। इन बातों को लेकर उस वक्त कई लोग हैरान हुए। उनका यह कहना था कि भारत को खुद के विभाजन से ज्यादा तकलीफ फिलिस्तीन के विभाजन से आखिर क्यों है। भारत की आजादी के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने पर वोटिंग हुई तो भारत ने तब भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में संकलित किए गए दस्तावेजों के मुताबिक जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित इजराइल देश बनाने के खिलाफ मतदान करने वाली थी तब उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थी। लेकिन इन धमकियों के बावजूद भारत ने अपना फैसला नहीं बदला। हमारे रहे दुनिया के नक्शे पर इजराइल देश नहीं बनना चाहिए। भारत के विरोध के बाद जब साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल देश बनाया, भारत का रुख नहीं बदला। साल 1949 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बनाने पर वोटिंग हुई। इस दौरान भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला। इजराइल को परेशान कर रही थी ये बात। वो चाहता था कि भारत उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करे। इसके लिए इजराइल ने अलग अलग समय पर कई अधिकारियों को भारत भेजा और मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर इजराइल का समर्थन करने की अपील की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी धर्म को मानते थे, इसीलिए भारत ने अपने रुख को बदला। साल 1950 में हमने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी।
हालांकि ऐसा करते वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शब्दशः कहा था कि भारत अब तक इसलिए इजराइल बनाने का विरोध कर रहा था क्योंकि भारत को डर था कि इससे अरब देशों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। और पंडित नेहरू का यही वक्तव्य बाद में इजराइल को लेकर हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत बना। ये दूसरी अगर आप देखिए तो ये दूसरा दौरा है पीएम का, लेकिन ये जो 1960 से दूरी, साल 1960 से ये दूरी तब ज्यादा दिखी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फिलिस्तीन में गाजा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने इजराइल जाने से इनकार किया। हालांकि भारत के इस कड़े रुख के बाद भी इजराइल ने भारत को अपना दोस्त माना। गाजा से भारत लौटने के सिर्फ 2 साल बाद जब साल 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, तब इजराइल वो पहला देश था जिसने सबसे पहले भारत की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन ने कहा भारत को युद्ध में हथियार देने की पेशकश की थी, जिसे पंडित नेहरू ने एक शर्त के साथ स्वीकार किया। पंडित नेहरू ने आग्रह किया था कि जो समुद्री जहाज इन हथियारों को लेकर भारत आएंगे, उन जहाजों पर इजराइल के झंडे का इस्तेमाल ना किया जाए। यह शर्त तब इसलिए रखी गई थी ताकि अरब के जो मुस्लिम देश हैं वो भारत से नाराज ना हो। 1971 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, तब भी इजराइल ने भारत को हथियार देकर उसकी मदद की और इस बार इजराइल ने बदले में भारत से कहा कि वो उसके साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह भारत ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी। पीएलओ ने भारत में अपना दफ्तर खोला। इसके बाद 1988 में भारत ने फिलिस्तीन देश को भी मान्यता दे दी। ये वही वक्त था जब इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता था और पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता था। ये कोशिश भारत भी कर रहा था, लेकिन इसमें हम इजराइल की मदद नहीं लेना चाहते थे और हमने साल 1992 तक इजराइल से दूरी बनाकर ही रखी। लेकिन इसके बाद साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूट गया, इसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, कोल्ड वॉर का एंड हुआ, जब भारत ने इजराइल के साथ पहली बार साल 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और साल 1999 के करगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की काफी मदद की। उस वक्त इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स और मिसाइलें दी थी और इजराइल की इसी मदद के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत और इजराइल के रिश्ते काफी मजबूत हुए। साल 2003 में एरियल शरोन इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत के दौरे पर आए थे और उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि साल 2004 के आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपीए सरकार बनाई, तब ये रिश्ते फिर से ठंडे हुए। यूपीए की सरकार में फिर से फिलिस्तीन को उतना ही महत्व दिया जाने लगा जो एक वक्त पर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारों से मिला था। साल 2006 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर स्टडी टूर के लिए पहली बार इजराइल के दौरे पर गए थे। जब साल 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार साल 2017 में इजराइल का दौरा किया। उस वक्त ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला इजरायली दौरा था। और आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद फिर से 2 दिनों के इजराइल दौरे पर पहुंचे। आज हमें इस बात का कोई डर नहीं कि इस दौरे से अरब के मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे, और इसकी वजह भी है। भारत और इजराइल के बीच एक और रिश्ता है जिसे इस देश के करोड़ों लोगों ने देखा नहीं बल्कि सुना है। सुना इसलिए है क्योंकि साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून बनाई गई थी, उसकी रचना वॉल्टर कॉफमैन ने की थी। वॉल्टर कॉफमैन मूल रूप से चेक रिपब्लिक के नागरिक थे, लेकिन जब जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर यहूदियों का नरसंहार करा रहा था, तब वॉल्टर कॉफमैन अपनी जान बचाकर भारत आ गए थे और उन्होंने भारत में शरण ले ली थी। उस वक्त वॉल्टर कॉफमैन को ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर की नौकरी मिली और इसी नौकरी में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की इस आइकॉनिक सिग्नेचर ट्यून की रचना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदी धर्म से होते हुए वॉल्टर कॉफमैन ने भारतीय संगीत और राग को समझा। इस पर कई पुस्तकें लिखी जिनमें द रागास ऑफ नॉर्थ इंडिया और द रागास ऑफ साउथ इंडिया प्रमुख थी। आप भी एक बार फिर से ऑल इंडिया रेडियो की इस सिग्नेचर ट्यून को सुनिए और ये भी सोचिए कि आपको इससे पहले पता था कि ये सिग्नेचर ट्यून भारत में शरण लेने वाले यहूदी वॉल्टर कॉफमैन ने बनाई थी। आज भी इसे सुनकर जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, हर एक इंसान ठहर जाता है 2 पल को। इतना नॉस्टैल्जिया जुड़ा है इस गाने से। हाल ही में धुरंधर नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि भारत को कांधार हाईजैक के वक्त आतंकवादियों की मांगें नहीं माननी चाहिए थी और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को रिहा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह का सवाल एक बार इजराइल के सामने भी आया था, जब साल 1976 में 4 आतंकवादियों ने तेल अवीव से पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। उस वक्त इस फ्लाइट में कुल 258 लोग मौजूद थे, जिनमें 103 यहूदी सवार थे। इस हाईजैक की कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही घटना है जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को बाद में इजराइल का प्रधानमंत्री बना दिया। साल 1976 में एयर फ्रांस की ये फ्लाइट एथेंस में स्टॉप ओवर के बाद हाईजैक हो गई थी और आतंकवादी इसे लीबिया के बाद युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए थे, जहां तानाशाह इदी अमीन का शासन था। इदी अमीन आतंकियों का कट्टर समर्थक था। इसी वजह से इन आतंकियों को लगता था कि वो इजराइल से अपनी सारी शर्तें, सारी मांगें मना लेंगे। उस वक्त आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद गैर यहूदी नागरिकों को रिहा कर दिया था, जबकि 103 यहूदी नागरिकों को बंधक बनाकर इजराइल को यह संदेश भेजा था कि अगर वो इनकी जान बचाना चाहता है तो उसे उनके कुल 53 आतंकवादियों को रिहा करना होगा। मतलब इस विमान पर सवार लोगों की अगर जान बचानी है तो 53 आतंकी छोड़ो। इस हाईजैक के बाद इजराइल की सरकार पर काफी दबाव था। लोग ये कह रहे थे कि सरकार कैसे भी करके आतंकवादियों से समझौता करे, यहूदी नागरिकों की जान बचाए। और इसी दबाव के बीच इजराइल की सरकार ने यह भी सोचा कि आज अगर उन्होंने कुछ आतंकियों को छोड़ दिया, कल फिर से ऐसी और फ्लाइट्स हाईजैक होंगी और यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। यही सोचते हुए इजराइल की सेना ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसके तहत इजराइल की एलीट कमांडो यूनिट के 100 से ज्यादा जवानों को एक ट्रांसपोर्ट विमान में 4000 किलोमीटर दूर युगांडा भेजा गया। और युगांडा भेजने के बाद इन जवानों ने खुफिया तरीके से युगांडा के एंटेब एयरपोर्ट में प्रवेश किया और वहां मौजूद सभी आतंकियों को खत्म करके अपने बंधकों की जानें बचा ली। हालांकि इस दौरान आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इससे बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रिश्ता। इस सैन्य ऑपरेशन में इजराइल के एक जवान की जान चली गई और वो जवान कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनातन नेतन्याहू थे। योनातन नेतन्याहू की शहादत और बहादुरी ने उनके परिवार को इजराइल के लोगों का नायक बना दिया। और जो बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वापस इजराइल लौटकर आना पड़ा। योनातन नेतन्याहू की शहादत के कारण बेंजामिन नेतन्याहू भी इजराइल के लोगों के नायक बन गए और इसी के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। इजराइल में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये भाई भाई की वो कहानी है जिसने इजराइल के इतिहास को बदला। योनातन नेतन्याहू की शहादत के कारण बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। और आज भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इकलौते ऐसे नेता हैं जो साल 2009 से 21 और फिर 22 से आज तक देश की कमान संभाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू अपने शहीद भाई को कभी नहीं भूलते। वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ऐसा करके उन्होंने अपने देश के 103 लोगों की जानें बचाई।